हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी को और इनहेंस करने के लिए आज से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बैक टू बैक हर सब्जेक्ट्स के क्या कहते हैं वीडियोस मिल जाएंगे। तो जिसमें आज हम बेटा पॉलिटिकल साइंस को देखने वाले हैं, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 को देखने वाले, जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। तो बेटा दो ध्रुवता को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तभी हम इसके अंत को जान पाएंगे। क्योंकि किसी के भी शुरुआत में ही उसकी कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां जुड़ी होती है, जिसकी वजह से उस अर्थव्यवस्था का अंत होता है। तो बेटा आप जानते होंगे कि विश्व में हमारे 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था हमारा वो 1914 से 1918 तक हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है हमारा 1939 से 1945 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद ही बेटा विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था। और ये 2 महाशक्तियां कौन कौन सी थी? तो एक थी बेटा हमारी पूंजीवादी, जिसका समर्थन मतलब एक थी हमारे महाशक्ति अमेरिका, और दूसरा है हमारा समाजवाद यानी कि सोवियत संघ यूएसएसआर। ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये जो 2 महाशक्तियां हैं ये दोनों अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को प्रदर्शित करती हैं, अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर चलती है। तो अमेरिका जो है बेटा वो है पूंजीवादी विचारधारा की, और वही जो सोवियत संघ है यानी कि यूएसएसआर है वो किस प्रकार की विचारधारा का है? समाजवादी। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें पूंजीवाद और समाजवाद में क्या होता है, तो देखो भाई पूंजीवाद में निजीकरण ज्यादा होता है, सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम समाजवाद को देखें तो जिसमें सरकार का ही नियंत्रण होता है, उत्पादन और वितरण सभी प्रकार की प्रणालियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, और जो समाज है वो सरकार के हिसाब से चलती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कि दो ध्रुवता का इससे क्या रिलेशन है। तो बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, एक है अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। अब ये जो 2 महाशक्तियां हैं इन्हीं दोनों के बीच में चल रही थी होड़, और इसी होड़ में से एक अर्थव्यवस्था रह जाएगी और एक का हो जाएगा दमन। तो दमन किसका होता है यानी कि पतन किसका होता है? तो वो होता है यूएसएसआर का पतन होता है। अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है बेटा ये हमारा 15 गणराज्यों का समूह था। इसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? सोवियत संघ भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा जो ये सोवियत संघ है, ये सोवियत संघ बना कैसे, ये जानना ज्यादा जरूरी है, तभी हम इसके क्रम संख्या में जान पाएंगे कि इस अर्थव्यवस्था का अंत कैसे होता है। तो बेटा अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो ये पहले अकेला रूस था। रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय। अब जार निकोलस द्वितीय की बेटा अगर मैं बात करूं तो ये कैसे शासक थे? तो ये काफी निरंकुश थे और पूंजीवादी थे, पूंजीवादी शासक थे, और पूंजीवादी शासन वहां पे काफी लंबे समय से था रूस में, जिसकी वजह से जार निकोलस द्वितीय का क्या हो चुके थे? वहां तानाशाही स्थापित हो चुकी थी और जनता का बहुत बड़े स्तर पे शोषण हो रहा था। आपको पता ही, जब शोषण बहुत ज्यादा देश में बढ़ जाता है तो कोई ना कोई जनता तो उसका विरोध करने ही लगती है, और उनका नेतृत्व करने वाला भी कोई ना कोई उदय होता है। तो यहाँ पे भी जब जनता का बहुत बेहिसाब तरीके से शोषण हो रहा था तो यहाँ पे लेनिन का उदय होता है। लेनिन किस विचारधारा के थे बेटा? तो लेनिन थे हमारे समाजवादी विचारधारा के। ठीक है। समाजवादी विचारधारा के थे। इन्होंने वहां की जनता को एकत्रित किया और उसके लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी पार्टी के द्वारा ही रूस में कौन सी क्रांति लाई गई? रूसी क्रांति लाई गई। उसे हम रूसी क्रांति भी कह सकते हैं या फिर बोल्शेविक क्रांति भी कह सकते हैं। ये क्रांति कब लाई गई थी? तो रूस में 1917 में लाई गई थी। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति रूस में 1917 में लाई गई थी, और किसके द्वारा लाई गई थी? तो लेनिन के द्वारा लाई गई थी। और इसी क्रांति के द्वारा वहां पे पूंजीवादी तानाशाही सरकार का तख्ता पलट करके समाजवादी सरकार की स्थापना की गई। ठीक है। और जिसके जनक हम किसको कहेंगे? तो लेनिन को हम उसका जनक कहेंगे। तो ये तो अकेला बेटा रूस की बात हुई कि रूस में कैसे समाजवाद की स्थापना हुई। अब हम देखेंगे कि ये 15 गणराज्यों का समूह कैसे बना। तो अगर मैं बात करूं बेटा 15 गणराज्यों के समूह बनने में थोड़ी मेहनत लगी। देखो
अगर देखा जाए तो पहले रूस में लेनिन क्या लेकर आए, समाजवाद को लेकर आए। फिर उन्होंने क्या कहा, घोषणा करी कि अगर मेरे पड़ोसी देश चाहें तो मैं उनकी भी पूंजीवादी सरकार से, यानी कि उनकी जो भी फांसीवादी पूंजीवादी सरकार है उनसे छुटकारा दिलाने में मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तो लेनिन ने अपने पड़ोसी देशों की मदद करी और सभी लोग सोवियत मतलब सभी लोग अपनी तानाशाही सरकारों से उन्होंने मुक्ति पाई और सभी लोगों ने किसको अपना लिया, समाजवाद को अपना लिया। और जिसका सेंटर कौन बन गया, तो जिसका सेंटर रूस बन गया। और इसी प्रकार ये जो है 15 गणराज्यों का समूह बन गया जिसको आज हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। तो इसको बनने में कितना समय लगा, तो 1917 से 1922 के बीच लगभग 5 साल के दौरान यूएसएसआर का निर्माण किया गया। तो आप देख सकते हैं बेटा कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी। तो हमने देखा कि दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर का नाम है। विश्व में दो ध्रुवीयता की स्थापना कब हुई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। अमेरिका जो थी बेटा वो पूंजीवादी थी और सोवियत संघ जो थी वो थी समाजवादी। अब हमें ये जानना है कि दो ध्रुवीयता के अंत में किस अर्थव्यवस्था का अंत होता है, तो अंत होता है सोवियत संघ का। तो हमें सोवियत संघ के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ है उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो अगर हम बात करें बेटा तो जो यूएसएसआर है वो पहले अकेला रूस था। रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। वो कैसे शासक थे, तो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे पूंजीवादी तानाशाही चल रही थी। मतलब जार निकोलस एक पूंजीवादी शासक थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे तानाशाही की हुई थी। और जिसके खिलाफ में लेनिन ने वहाँ पे क्या करा था, मोर्चा संभाला और एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। लेनिन किस विचारधारा से बिलोंग करते थे, तो लेनिन समाजवादी विचारधारा से बिलोंग करते थे। और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा वहाँ पे उन्होंने कौन सी क्रांति की, तो उन्होंने 1917 में वहाँ पे रूसी क्रांति की या फिर बोल्शेविक क्रांति की। एक और चीज़ है कि बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है, तो बोल्शेविक का अर्थ होता है बेटा बहुमत में होना। ठीक है, बहुमत में होना, यानी कि जनता किसके समर्थन में थी, तो लेनिन के समर्थन में थी। जनता के समर्थन से लेनिन ने जार निकोलस की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और वहाँ पे समाजवादी सरकार की स्थापना की। और इस प्रकार रूस ने क्या करा, मतलब लेनिन ने क्या करा, अपने पड़ोसी देशों की भी सहायता करी उनकी फांसीवादी सरकार से मुक्ति दिलाने में। और उन सबको मुक्त कराने के बाद वहाँ पे सभी को मुक्त कराने के बाद सबको समाजवादी देश घोषित किया। और जब सब लोग समाजवादी देश बन गए तो उसका एक नाम रखा जिसका नाम है यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ। कब से कब बना, ये तो 1917 से 1922 के बीच में। मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाती हूँ तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हम जिसमें ये पढ़ेंगे कि सोवियत संघ की जो व्यवस्था है या जो समाजवाद है उसके उद्देश्य क्या थे, क्योंकि बेटा हर एक अर्थव्यवस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो हम उसको ही अब आगे देखेंगे। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा इस अर्थव्यवस्था की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य थे, मतलब सोवियत गणराज्य के उद्देश्य क्या थे। तो पहला यही था कि निजी संपत्ति के स्थान, मतलब निजी संपत्ति को समाप्त करके सार्वजनिक संपत्ति की स्थापना करना। कुल मिला के ये समाज को समानता पर आधारित सिद्धांत की रचना चाहते थे कि भाई समाज जो हो वो समानता पे हो। क्योंकि अगर समाज में आप भेदभाव करेंगे तो किस आधार पर करते हैं, पूंजी के आधार पर ही करते हैं, संपत्ति के आधार पर करते हैं। तो उसी को समाप्त करने की यहाँ कोशिश की गई थी ताकि समाज जो है वो समान रूप से चल सके आगे। तो इस अर्थव्यवस्था की बेटा कुछ विशेषताएं भी हैं। ठीक है, तो ये पहली विशेषता क्या है बेटा, यहाँ पे एक कि जब सोवियत क्रांति हुई, रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति के बाद वहाँ पे एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की स्थापना की गई थी, यानी कि एक दलीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। तो बेटा एक दलीय शासन प्रणाली भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अगर सरकारें अच्छी हैं और वो बहुत अच्छे से काम करती हैं, उनके लीडर्स अच्छे हैं, तो एक दलीय शासन से फ़ायदा ही होता है, क्योंकि बस कानून बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना है, क्योंकि उसमें आसानी से सारी चीज़ें चल पाएंगी, है ना। कोई विपक्ष नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा और चीज़ें आराम से काम कर पाएंगी। दूसरा, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी बेटा वो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा कार्य करती थी। मतलब यहाँ पे जो काम है बेटा वो योजनाओं के थ्रू होता था। तो हर योजना के लिए एक प्लानिंग बनाई जाती थी, 5 ईयर प्लानिंग्स, और उसी के तहत यहाँ पे काम होता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यातायात के उत्तम साधन थे, यहाँ की सड़क प्रणाली बहुत अच्छी थी। ठीक है, और यहाँ का उत्तम संचार प्रणाली थी। ये सारी चीज़ें भी वहाँ अच्छी थी। तुम सोचो कि अगर सड़क अच्छी है तो यातायात अच्छा होगा, यातायात अच्छा है तो सीधी सी बात है कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा होगा उनका 15 गणराज्यों में। और व्यापार करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी और क्या है, तो बेटा संचार व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना।
कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप कैसे इस चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे मजबूत आर्थिक आधार था। मजबूत आर्थिक स्थिति कैसे थी उनकी, तो क्योंकि पिन से लेकर के कार्ड तक की चीज़ें बेटा देश के अंदर ही बनाई जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं थी। बुनियादी सुविधाएं जैसे लोक कल्याण की जो चीज़ें होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ें जो है वो कम से कम दर पर यहाँ पे उपलब्ध थी, ठीक है। रोजगार की गारंटी थी। नियोजित अर्थव्यवस्था थी कि किन किन वस्तुओं का कितना और कैसे और क्या उत्पादन किया जाएगा, ये सब भी सरकार डिसाइड करती थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी बेटा, वो मुक्त अर्थव्यवस्था को उन्होंने नहीं अपनाया था, ठीक है। और इनकी विचारधारा औद्योगिकरण की तरफ भी नहीं थी, इनकी विचारधारा जो थी वो समाजवाद की तरफ थी। तो उम्मीद है आपको विशेषताएं इसकी समझ आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी लिख भी सकते हैं स्टॉप कर करके, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड हो गई हूँ तो आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम इसकी आगे की चीज़ों को देखेंगे कि इनकी खामियां क्या थी, क्योंकि विशेषताओं में ही कहीं ना कहीं उसकी खामियां भी छुपी हुई हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं सोवियत संघ के निर्माता देखते हैं पहले बेटा कि सोवियत संघ के अलग अलग शासक कौन कौन रहे। तो सबसे पहले कौन रहे, लेनिन। तो लेनिन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सोवियत संघ के कौन थे, जनक थे, ठीक है। लेनिन के बाद जो अगले व्यक्ति आए थे वो थे स्टालिन। स्टालिन को ही माना जाता है कि सोवियत संघ में जिस व्यक्ति ने तानाशाही की स्थापना करी वो थे स्टालिन, ठीक है। क्योंकि यही सहकारी खेती को लेकर आए और इन्होंने ही आधुनिकीकरण को भी लेकर आए, लेकिन सभी चीज़ों में निजी संपत्ति के स्थान पर जो सार्वजनिक यानी कि सरकार के नियंत्रण में जो सारी चीज़ें करी हैं वो स्टालिन ने ही करी थी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगले व्यक्ति हमारे आए थे निकिता क्रुश्चेव, उनके बाद आए ब्रेजनेव, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो बेटा है आपके मिखाइल गोर्बाचेव। अगर मैं मिखाइल गोर्बाचेव की बात करूं तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1931 में हुआ था, और जिस दौरान इनका जन्म हुआ था बेटा उस टाइम पे स्टालिन का देश में शासन था। तो कहीं ना कहीं हमारे शासक यानी कि हमारी जो राजनीति है और उसकी वजह से जो हमारे देश में सामाजिक प्रभाव पड़ता है तो उसका हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। तो सेम मिखाइल गोर्बाचेव जी के साथ भी था। तो इनके अंदर ये था, रोष था कि अपने देश में बहुत सारे सुधार करने। तो जब ये मिखाइल गोर्बाचेव जो है जब ये सोवियत संघ के शासक बने तो इन्होंने बहुत सारी सुधारवादी नीतियां अपनाई। ये चाहते थे कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इन्होंने बहुत खामियां देखी थी, और वो खामियां किस वजह से देखी गई, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ जो पूंजीवादी सरकारें हैं वो बहुत तेजी से विकास कर रही हैं, वही दूसरी तरफ जो समाजवाद है बहुत पिछड़ा हुआ है, नागरिकों को बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को सुधारने की इन्होंने मुहिम चलाई थी एक तरह की। तो जिसमें सबसे पहले चीज़ क्या अपना इन्होंने, पेत्नोइस्का का मतलब क्या होता है बेटा, खुलेपन की नीति। यानी कि अर्थव्यवस्था को, जो सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद किया हुआ था कि सोवियत संघ के राष्ट्रीय आपस में व्यापार करेंगे, उस अर्थव्यवस्था को इन्होंने ओपन कर दिया कि विश्व के सभी देश भी उनके यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि FDI कर सकते हैं। दूसरी चीज इन्होंने क्या अपनाई, सॉरी बेटा, पेत्नोइस्का का अर्थ जो होता है वो खुलापन नहीं, पुनः रचना होती है, और ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन। सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया छोटा सा। पेत्नोइस्का को देखो, पुनः रचना का मतलब क्या होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था की पुनः दोबारा से रचना करना, और ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या होता है, खुलेपन की नीति अपनाना। खुलेपन का मतलब होता है वही अर्थव्यवस्था को अपने लिए खोल देना, और पुनः रचना का मतलब क्या है कि जो समाजवादी चीजें हैं उसमें बहुत सारी चीजों का सुधार करना। इसके अलावा इन्होंने और क्या सुधारवादी नीति अपनाई, तो इन्होंने हथियारों की होड़ पर रोक लगाई, जर्मनी का इन्होंने एकीकरण किया, है ना। आपको पता होगा कि जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहाँ पे बर्लिन की दीवार भी खड़ी की गई थी। आगे हम इसके डायग्राम्स भी देख लेंगे, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण कराने में भी इन्होंने बहुत हेल्प करी थी। इसके बाद इन्होंने जितने भी जगहों पे सोवियत संघ की जो सेनाएं थी उन सभी जगहों से अपनी सेनाओं को वापस बुलाया, ठीक है। और कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन का आरोप भी जो है बेटा वो मिखाइल गोर्बाचेव पर ही लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव की वजह से सोवियत संघ का अंत हुआ था। तो उसको और डिटेल में हम थोड़ा सा और आगे देख लेंगे। लेकिन आप जो सुधारवादी नीतियां हैं, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि मिखाइल गोर्बाचेव जी के द्वारा कौन कौन सी सुधारवादी नीतियां अपनाई गई, तो आपको पेत्नोइस्का, ग्लासनोस्ट पता होना चाहिए कि पेत्नोइस्का का अर्थ क्या होता है, पुनः रचना, ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या होता है, खुलेपन की नीति। और इसके अलावा उन्होंने और क्या किया, तो हथियारों की होड़ पर रोक लगाई, ठीक है। जितने भी जगहों पे सोवियत संघ की सेनाएं थी सभी जगहों पे, मतलब अफगानिस्तान, पूर्वी यूरोप, सभी जगहों से सोवियत संघ की सेनाओं को वापस बुलाया, ठीक है।
और इसके अलावा उन्होंने और क्या किया कि जर्मनी का एकीकरण कराया। तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं उन पे एक आरोप भी लगता है कि सोवियत संघ के विघटन का जो श्रेय है वो मिखाइल गोर्बाचेव को जाता है। ठीक है, उसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे। इसके अलावा तुमसे एक क्वेश्चन और 1 वर्ड में मतलब 1 नंबर में पूछ लेता है कि सोवियत संघ के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो वो कौन थे बेटा? बोरिस येल्त्सिन थे। कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन से साइड हो गई हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि इसके आगे इसमें क्या होता है इस अर्थव्यवस्था में। ले लिया होगा आपने, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो बेटा, अब हमें पढ़ना है दो ध्रुवता का अंत, यानी कि सोवियत संघ का अंत, यानी कि उसकी विफलता के कारण क्या थे। ठीक है, सोवियत संघ की विफलता के कारण क्या थे। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें तो सोवियत संघ में जो ये बर्लिन की दीवार है, इसको कहीं ना कहीं शीत युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। शीत युद्ध आप जानते होंगे, शीत युद्ध हम किसे कहते हैं? तो दो विचारधाराओं के युद्ध को, जहाँ कोई शस्त्र संघर्ष ना होकर दो विचारधाराओं के बीच में, पूंजीवादी और समाजवादी के बीच में तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। यानी कि शीत युद्ध क्या है? तनाव और संघर्ष की स्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं, जहाँ पे कोई शस्त्र विद्रोह नहीं होता, सिर्फ तनाव बना रहता है कि कभी भी इन दोनों के बीच में ये तनाव खत्म हो जाएगा और इनके बीच में तृतीय विश्व शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें बेटा कि दो ध्रुवता का जो अंत है उसको हम डिटेल में देखते हैं। देखो, पहला तो चीज कि दो ध्रुवता का जो मेन प्रतीक है, मतलब शीत युद्ध का जो प्रतीक है वो किसको माना जाता है? तो बर्लिन की दीवार को माना जाता है ना। ये बर्लिन की दीवार है जो लगभग 150 किलोमीटर लंबी बनाई गई थी 1961 में। और इसी बर्लिन की दीवार की वजह से, मतलब जो बर्लिन है वो दो भागों में बट गया था, है ना, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। और पूर्वी बर्लिन जो है वो समाजवादी खेमे के पक्ष में था और पश्चिमी बर्लिन जो है वो अमेरिका के फेवर में था। तो पूर्वी बर्लिन यानी कि जो समाजवादी वाले लोग हैं, उन्होंने ही इस दीवार में लगभग छोटा सा एक छेद करके उसको गिराने की कोशिश करी थी। और इसी को हम शीत युद्ध का अंत भी मानते हैं, और इसी से हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ के अंत की भी शुरुआत हो गई थी। तो बर्लिन की दीवार को बेटा कब गिराया गया था? तो 9 नवंबर 1989 को गिराया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें आगे की सोवियत संघ की विफलता के कारण क्या है बेटा, तो वहां पे क्या था? एक दलीय तानाशाही था। एक दलीय शासन होने से जो सरकारें थी वो काफी निरंकुश हो चुकी थी, काफी तानाशाही हो चुकी थी। तो जनता का वहां पे बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, भ्रष्टाचार बहुत चरम पे पहुंच चुका था। दूसरी चीज, स्वतंत्रता पर अंकुश की वहां की जनता को भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था। वहां पे भाषण मतलब सरकार के खिलाफ में आप बोल नहीं सकते। तो वहां की जनता, आप देख रहे हैं ना, इनके ऊपर मीम्स बने हुए हैं, तो इस मीम्स के थ्रू ही वहां की जनता अपनी सरकारों का विरोध करती थी। वो लोग जैसे हमारे देश में होता है ना कि हम आंदोलन करते हैं, सड़कों पर बैठ जाते हैं, उनको इस तरीके का कोई अधिकार नहीं था। तो स्वतंत्रता पर अंकुश था। अब जब मेरे को बोलने का अधिकार नहीं होगा और मेरा शोषण हो रहा होगा, मतलब हमारे देश का शोषण हो रहा होगा, तो जनता क्या हो जाएगी? असंतोष बढ़ेगा ना जनता के अंदर, और वही असंतोष बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं सोवियत संघ के अंत का कारण भी बनी थी। ठीक है, रूस का जो प्रभुत्व था बेटा वो 15 गणराज्यों पे था, अकेले 15 गणराज्यों पे रूस का प्रभुत्व था। और जिसकी वजह से, क्योंकि पावर का तो कंट्री मतलब डिस्ट्रीब्यूशन था ही नहीं, जैसे हमारे देश में क्या है कि पावर को बांटा गया ना, राज्यों की भी अपनी सरकारें हैं। तो ऐसे वहां पे नहीं था कि राज्यों की सरकारों, मतलब वहां के जो अलग अलग जो देश थे उनको इस तरीके के अधिकार नहीं थे। उनका कर्ता धर्ता जो था वो अकेला रूस था, और रूस ने जैसा कह दिया वही बाकियों के लिए पत्थर की लकीर मानी जाएगी। इससे भी कहीं ना कहीं उन 15 गणराज्यों में असंतोष की भावना का क्या हो चुका था? विकास हो चुका था। अगला कारण क्या है उनकी विफलता का? निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या? हथियारों की होड़ वो बहुत बड़े स्तर पर कर रहे थे, और जिसकी वजह से उनकी बाकी चीजों पर उनका ध्यान ही नहीं गया। हथियारों की होड़ की वजह से उनकी उत्पादन क्षमता कम हो गई, उद्योगों में कमी आ गई, और वस्तुओं की गुणवत्ता धीरे धीरे करके गिरती चली गई। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण जो बनी वो अफगान नीति बनी। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर भी कब्जा करने की कोशिश करी। तो अब आप सोचिए कि 15 गणराज्यों का वो विकास पहले ही नहीं कर पा रहा है, तो उसके अलावा भी उसने अफगानिस्तान को कब्जा करने की कोशिश करी। तो जिस कारण से जो सोवियत संघ के साथ जो 15 गणराज्य जुड़े हुए थे उनका मोहभंग हो गया, और उन्होंने खुद को सोवियत संघ से अलग करने की मन बना लिया कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा जो वहां की नौकरशाही थी वो भी गैर जिम्मेदार हो चुकी थी। जनता के अंदर बहुत ज्यादा असंतोष की भावना का विकास हो रहा था, और ये विकास क्यों हो रहा था? क्योंकि उपभोक्ता वस्तु की कमी थी, सारी चीजों की रहन सहन खान पान हर चीज में दिक्कतें ही बढ़ती चली जा रही थी।
और अगर मैं वस्तु की गुणवत्ता की बात करूं तो वो भी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर की थी। तो ये सारे कारण कहीं ना कहीं सोवियत संघ की विफलता के रहे। ठीक है बेटा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन्हें लिख लें, और जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे की चीज़ें। तो सोवियत संघ की खामियां क्या क्या रही बेटा? तो सोवियत संघ की जो पहली खामी क्या थी, मोटे तौर पर हम देखें तो अभी मैंने आपको पीछे यही पढ़ाया कि एक दलीय वहां पे तानाशाही हो चुका था, जनता को विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, जीवन स्तर की जो गुणवत्ता है वो, अगर मैं शासक और आम जनता की बात करूँ तो उसमें काफ़ी अंतर था। ठीक है, मतलब जो शासक वर्ग के लोग थे वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, और वहीं जो बाकी लोग थे, जो आम जनता थी, उनका जीवन काफ़ी कठिन हो चुका था। जो यहाँ की सरकार थी बेटा वो उत्तरदायी नहीं थी, उत्तरदायी ना होने की वजह से सरकार और जनता के बीच में जो पारदर्शिता थी वो थी ही नहीं, और जिसकी वजह से जनता का बहुत शोषण बढ़ता ही जा रहा था। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होने के कारण शासन के विरुद्ध जनता के अंदर क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा आक्रोश यानी कि असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। और इसके अगर हम बात करें अलावा, तो जो वहाँ के बाकी के जो राज्य थे, मतलब 15 गणराज्यों का समूह था, तो बाकी के गणराज्य भी काफ़ी दमित महसूस कर रहे थे, और इन्हीं कारणों की वजह से सोवियत संघ का कहीं ना कहीं अंत हुआ। ठीक है बेटा, तो अब बिखराव के प्रमुख कारण आप क्या क्या देख सकते हैं? तो साम्यवादी तानाशाही, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, असंतोष की भावना का विकास। अब देखिए, हम फिर से मिखाइल गोर्बाचेव, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि उन्होंने बहुत सारी सुधारवादी नीतियां अपनाई थी, है ना, बहुत सारी सुधारवादी नीतियां अपनाई थी। तो इन सुधारवादी नीतियों में क्या क्या चीजें थी, हमने क्या क्या पढ़ा था? मिखाइल गोर्बाचेव जी को पीछे पढ़ा था, तो मिखाइल गोर्बाचेव को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव का मैंने बेटा आपको पीछे बताया था कि उन्होंने बहुत सारी सुधारवादी नीतियां अपनाई थी। ग्लासनोस्ट अपनाया था, जिसका अर्थ होता है खुलेपन की नीति, मतलब क्या नाम है उसका, पुनर्रचना की नीति अपनाई थी, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को दोबारा से रचना किया गया, मतलब जिसको हम पेट्नोइस्का भी कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी जगहों से अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी, और जर्मनी का एकीकरण करवा दिया था, हथियारों की होड़ को उन्होंने रोक दिया था। देखा जाए तो उन्होंने सारे काम अच्छे किए हैं, लेकिन फिर भी मिखाइल गोर्बाचेव जी की भी बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, उनके देश में आलोचनाएं हो रही थी। आलोचनाएं क्यों होंगी? सीधी सी बात है कि जो उनके समूह के लोग हैं वो कभी भी पसंद करेंगे कि उनके देश में लोकतंत्र आ जाए, क्योंकि उनको पता है कि लोकतंत्र में वो चुनाव तो जीत ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि कभी उन्होंने कुछ अच्छा किया ही नहीं है ना। तो इसलिए पार्टी के ही लोग उनका विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब देखो भाई, मैं बात करूं अगर उनके आलोचना क्या क्या हो रही थी, तो प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करते हुए सत्ता का विकेंद्रीकरण, है ना, विकेंद्रीकरण करना, और खिसकते हुए जनाधार पर सरकार का नियंत्रण वापस कायम करना, ये उनका मेन उद्देश्य था कि जो सरकार का नियंत्रण जनता के ऊपर से समाप्त होता जा रहा है उसको वापस से व्याप्त किया जाए, मतलब वापस से स्थापित किया जाए, और देश के आर्थिक विकास को पश्चिमी मॉडल के हिसाब से चलाया जाए। तो ये उनके सुधारों की आलोचना यही सब हो रही थी कि खुलेपन की नीति की वजह से जो जनता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी थी, महत्वाकांक्षी हो चुकी थी, और वो और ज़्यादा परिवर्तन की मांग कर रही थी, है ना। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि जैसे किसी चिड़िया को आप लेकर अपने घर आते हैं, और वो काफ़ी लंबे समय तक जब आप उसको पिंजरे में रखेंगे तो उसको बाहर की दुनिया की आदत नहीं होगी, और जब आप एक दिन अपने मन में सोचेंगे कि चलिए आज इसको हम 1 घंटे के लिए आज से हम रोज़ निकालेंगे, और लेकिन क्योंकि उसको तो आपने बहुत लंबे समय तक कैद रखा था, अब आप उसको जब 1 घंटे के लिए आपने अपने मन में सोचा कि अब मैं उसको 1 घंटे के लिए रोज़ छोड़ूंगा, लेकिन आप जैसे ही उसे छोड़ेंगे वो लौट कर वापस कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कभी आदत ही नहीं बनाई ऐसी। तो सेम तरीके से ऐसे ही सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के साथ भी कहीं ना कहीं ये हुआ, क्योंकि देखो जो उनके गोर्बाचेव ने तो सारे काम अच्छे किए, लेकिन उनके जो सुधार थे उसका उल्टा परिणाम निकला। क्या निकला कि भाई, अगर मैं बात करूं प्रतिकूल परिणाम क्या निकले, कि जो वहाँ की जनता थी वो क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो चुके थे। लोग मानने लगे थे कि सुधारों की गति को और तेज किया जाए। ठीक है, और सुधार विरोधी साम्यवादी और जो वहाँ की जो शासक थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा असंतोष हो चुके थे। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर भी कहीं ना कहीं बेटा आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको भी थोड़ा बहुत आप देख के जाइएगा, है ना, ऐसे बिल्कुल ब्लैंक होके नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोवियत संघ, अब देख ही रहे आप सोवियत संघ की हमने विफलताएं पढ़ी, खामियां पढ़ी, सारी चीजें पढ़ी, तो सोवियत अर्थव्यवस्था गिरने के कारण तो आप समझ ही गए होंगे। अब आप ही सोचिए कि 2 अर्थव्यवस्थाएं, एक है पूंजीवादी और एक है समाजवादी, तो और इन्हीं दोनों के बीच में जो होड़ चल रही थी उसी को हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। तो इसी में जब होड़ को
होड़ में जब एक अर्थव्यवस्था गिर जाएगी तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है शीत युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि सोवियत संघ का अंत हो चुका था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के गिर चुकी थी, तो शीत युद्ध का क्या हो गया, यहाँ पे अंत हो गया। विश्व की राजनीति में हमें नए समीकरण देखने को मिले, नए नए देश देखने को मिले, क्योंकि जो सोवियत संघ का जब अंत हुआ तो केवल वो 15 टुकड़ों में डिवाइड नहीं हुआ, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक प्रणाली तथा यानी कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था या फिर लोकतंत्र पे श्रेष्ठता की मोहर लग गई कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा है, और समाजवाद कमजोर साबित हो गया यहाँ पे, और स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। पूर्ण साम्यवादी देशों का पूंजीवादी हो जाना, और पूंजीवाद पर तो श्रेष्ठता की मोहर लग गई, क्योंकि जितने भी देश सोवियत संघ से अलग हुए उन्होंने क्या अपना लिया, उन्होंने पूंजीवाद को अपना लिया। इसके अलावा यूएनओ की सदस्य संख्या में भी वृद्धि हो गई थी। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके आगे का जो है वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसका हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम शॉक थेरेपी और बाकी चीजों को देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं या आपको कोई भी चीज़ में ठीक करने की ज़रूरत लगती है तो बेटा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।